वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, मास्टर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं जो कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम 3 जनवरी को होने वाला है। तो ये पहला मास्टर वीडियो है फ्रेंड्स। आप लोग के कहने पर मैं ये मास्टर वीडियो तैयार किया हूँ फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे, कितना 100 प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न है जो बिल्कुल एग्जाम टाइप है। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न ऑनलाइनर करा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला प्रश्न टाइप करने में बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा फ्रेंड्स। इससे क्या है कि मैं आपको ज़्यादा मास्टर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकूँगा, ठीक है, क्योंकि पास समय आपके पास बहुत कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अब रिवीजन करना है, याद करना है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो एग्जाम तक फ्रेंड्स मैं आपके साथ बना रहूँगा फ्रेंड्स। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो फटाफट 100 प्रश्न को देख लेते हैं कम समय में। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए आज का पहला सवाल पूछा जा सकता है, 1 डिग्री देशांतर कितने समय के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, 1 डिग्री देशांतर कितने समय के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। सवाल आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में कुल कितने समय कटिबंध है। तो टोटल समय कटिबंधों की संख्या कितना है, 24 है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए। दूसरा सवाल है आपका कि मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति, ठीक है, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होती है। याद रखिएगा, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। अगला सवाल है कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी, ठीक है, अंग्रेजी में ब्लैक होल थ्योरी और हिंदी में कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, किसने खोजा था। ये तो आपका भारत के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने खोजा था। अगला सवाल है आपका कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, डेंसिटी सबसे कम किस ग्रह का कम है, तो शनि का है जो डेंसिटी सबसे कम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सबसे अधिक किस ग्रह का घनत्व है, तो आपका पृथ्वी का जो डेंसिटी घनत्व है सबसे अधिक है। तो सबसे कम शनि का हो गया, सबसे अधिक किसका हो गया, पृथ्वी का। याद रखिएगा। सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे। तो आपका जो औरंगजेब के शासनकाल में था, सॉरी, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न है फ्रेंड्स। और अगला जो मास्टर वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सब प्रश्न बहुत जरूरी है, देख लेना फ्रेंड्स, इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना किस बादशाह के शासनकाल में थे, तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। तो देखिए, इंद्रधनुष योजना एक है फ्रेंड्स, एक मिशन इंद्रधनुष है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, ठीक है। तो देखिए, इंद्रधनुष योजना का संबंध है जो बैंक के वित्तीय सुधार से है। किससे है, बैंक के वित्तीय सुधार से इंद्रधनुष योजना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। देखिए, इसमें कितना सारा जिक्के बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो बन रहा है फ्रेंड्स आपका सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके याद में, अटल बिहारी वाजपेयी के याद में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिक्के आपका ये बना, सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस के दिन ही 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया। और ये किससे संबंधित है, तो जो गर्भवती महिला है और बच्चा, उसको टीकाकरण के लिए यानी रोग से मुक्त दिलाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, ये मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें बहुत सारा जिक्के बना, सबको याद कर ले फ्रेंड्स। ये भी जरूर याद रखिएगा, सुशासन दिवस कब मनाया था, 25 दिसंबर को मनाया था। अगला सवाल आपका है कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 1951 ईस्वी में आपका प्रथम बार भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था। और पूछा जा सकता है इसी प्रश्न से रिलेटेड कि 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन में, तो आपका जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था फ्रेंड्स, उसी में आपका 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्वेश्चन का लेवल कैसा है फ्रेंड्स, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंकों को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। आपका जो आरबीआई बैंक है उसको कितना अधिकतम मतलब कितना मूल्य का नोट छापने का उसको अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 का, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का नोट तक वो छाप सकता है। देखिए, ये भी याद रखें
अगर पूछा जाए कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये अंग्रेज थे फ्रेंड्स, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ये प्रथम गवर्नर हो गए। अब करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि भारत वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और एक कैवें है तो 25वें है, ठीक है, सीरियल नंबर से चलिएगा तो कौन सा है, 25वें है। तो इसमें बहुत सारा जीके जीएस बना फ्रेंड्स। पहला बना कि आरबीआई को कितना रुपया का नोट अधिकतम छाप सकता है, तो 10,000 का। उसके बाद में आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और कैवें है तो 25वें है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जो आपका वर्तमान में प्रधानमंत्री, यही है जो प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए आपका उद्यान का सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा फ्रेंड्स, जितना है जो इंपॉर्टेंट सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो धान का जो पौधा है वो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जनरली जो पौधा है, जो आम पौधा है वो है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन स्पेशल अगर जो धान के पूछा जाए तो ये अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, बाकी है जो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है, कितना ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इससे संबंधित हो सकता है एक प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए पराश्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि वाले को क्या कहेंगे, उसको पराश्रव्य कहेंगे। और 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको अवश्रव्य कहेंगे। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज रहेगा उसको श्रव्य ध्वनि कहेंगे। और यही जो मानव सुन सकता है। बाकी जो कम बेसी वाला है फ्रेंड्स, वो आपको चमगादड़ हो गया, आपका कूता हो गया, बिल्ली सब सुनता है, लेकिन मानव के लिए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स 2018 में हुआ था जो एग्जाम, उसमें पूछा था कि आपका जैविक राज्य किसको घोषित किया गया, तो सिक्किम को घोषित किया है फ्रेंड्स। जैविक राज्य पूर्ण रूप से सिक्किम को घोषित किया गया है। शायद ये सवाल आपको पिछले बार में आपको आया था फ्रेंड्स। तो आप भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, ठीक है, यहाँ डबल हो गया, पेरिस है, फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का। साथ में याद रखें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम सवाल पूछा गया है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय फ्रेंड्स आपका न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा कहाँ है, न्यूयॉर्क है। जबकि आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो फ्रांस पेरिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका समताप मंडल में पड़ता है ओजोन परत। और बिजली संबंध, बादल का गरजना, मौसम संबंधी घटनाएं आपका क्षोभ मंडल में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ओजोन पर्वत वायुमंडल किस परत में स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। सवाल पूछा जा सकता है पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ाया जाता है, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। जाइलम है जो जड़ से आपका जल है जो फ्रेंड्स, और खनिज लवण है जो सभी को पेड़ के हर एक कोशिका में यानी पेड़ के पत्ते तक पहुंचाता है, ऊपर को ले जाता है जल और खनिज लवण। लेकिन एक क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है फ्रेंड्स आपका, फ्लोएम का काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो खाना बनता है पेड़ पौधे के पत्ती में, तो वो क्या है, खाना यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, जो फ्लोएम करता है। लेकिन जल के बारे में पूछा जाए तो ये जाइलम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज भी रखता है जल जाइलम। देखिए ट्रिक भी बैठ रहा है फ्रेंड्स, जल का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। तो बाकी बच गया फ्लोएम, तो क्या करेगा, खाद्य पदार्थ का परिवहन करेगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि श्वसन, ठीक है, श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो हम लोग जो श्वसन करते हैं और बाहर श्वास को छोड़ते हैं तो इसमें लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। कितनी होती है, 4% होती है। सवाल पूछा जा सकता है आपको कि प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है मानव में स्वास्थ्य दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है। स्वास्थ्य नहीं होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर श्वास होगा, ठीक है। यानी कि मानव है जो 1 मिनट में कितना बार श्वसन करता है, तो कितना 12 से 15 बार श्वसन करता है मानव, 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया करता है। अगला हो गया आपका कि फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये।
फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके तक, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए इसके बारे में मैं बहुत बता चुका हूं। जनरली आपका है जो धमनी है जो शुद्ध रक्त कोड होता है, और है जो सीरा है जो क्या होता है, शुद्ध रक्त कोड होता है। अच्छा, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ये भी जान ले। तो देखिए ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो आपका जो, हाँ क्या बता रहा था मैं कि जो धमनी है जो शुद्ध रक्त कोद होता है, और सीरा है जो अशुद्ध रक्त कोद होता है, लेकिन एक फुफ्फुसीय धमनी अपवाद में है फ्रेंड्स, ये क्या अशुद्ध रक्त कोद होता है। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। आप लोग में कंफ्यूजन होगा कि धमनी तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी आप एक्सेप्शन है जो आपका अशुद्ध रक्त कोद होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल इसी से संबंधित ये भी हो गया, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायां आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाता है, फुफ्फुसीय शिरा। ये भी एक सेक्शन है। जनरली शिरा है जो शुद्ध रक्त कोड होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा कैसा है जो आप शुद्ध रक्त कोड होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अच्छा, मानव शरीर के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया आपका बायां आलिंद, ये दायां अनिल, ये बायां नील है, ये दायां नील। पूछा जा सकता है, पूछेगा कि मानव हट में जो नीले है जो होता है किस पोर्शन में होता है, नहीं तो ऊपर होता है कि नीचे, तो नीचे होता है नीला। ट्रिक भी बैठता है, न से नीचे न से नीला। ये आपका बायां नीला, ये दायां नीला हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। 4 कोष्ठक होते हैं, तो सभी को पता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है, पीत का संचयन कहाँ होता है, पीत का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय एक थैली होता है, लेकिन पीत का निर्माण कहाँ होता है, पीत का स्राव कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर में इसका स्राव होता है। ठीक है, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। और याद रखिएगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी आपका यकृत में होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी मैं आपको कल से पीडीएफ सबका मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा बिजी हैं, काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा सा पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं उस पर। तो कल मैं फ्रेंड्स आपको सब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जो करंट अफेयर्स का जो आपका था बिहार करंट अफेयर्स, उसका भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लिया फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। नहीं तो अपना वेबसाइट पे करवा दूंगा, लेकिन कल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अच्छा सवाल है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन नामक एक पदार्थ है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। कौन सा, हिपैरिन, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, यकृत। ठीक है, तो देखिए पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न छोटी आंत में होता है। सवाल इसको घुमा कर भी पूछा जाता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, अमाशय में होता है, यकृत में होता है, कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, पैनक्रियाज ग्रंथि से होता है। पैनक्रियाज ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है। मात्र एक ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा धातु उपस्थित होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जस्ता धातु होता है इंसुलिन में। ठीक है, सवाल नंबर 28 को देखिए, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन किसके माध्यम से होता है, तो किडनी के भी होता है फ्रेंड्स। किडनी यानी क्या चीज, आपका ब्रिक के माध्यम से होता है। इसका हिंदी क्या होता है, ब्रिक या गुर्दा कहें। ठीक है, तो याद रखिए कहीं पे किडनी कहीं ब्रिक रहेगा। तो शरीर में संपूर्ण रक्त किस माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला सवाल पूछा जाता है, गठिया रोग का कारण क्या है। ठीक है, किसके कारण से गठिया होता है, तो सभी जानते हैं क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, आपको यूरिक एसिड जम जाता है। तो देखिए रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होने से ही आपका गठिया का रोग होता है। तो यही पूछा जाता है, यूरिक एसिड आपको याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है, गुर्दे ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। महत्वपूर्ण सवाल है। तो किडनी का है जो आपका कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए नेफ्रॉन किडनी में एक चलनी का काम करता है, यहीं पर से आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, यहीं पर से मूत्र और पानी और ब्लड में जो रहता है वहाँ पर छन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिल्टराइज यहीं पर होता है, इसलिए नेफ्रॉन को चलनी के रूप में कार्य करता है। तो कह रहा है कि गुर्दे की यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। और इसी तरह से देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है दोनों में, पूछ देगा तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। तो इसी में कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर दिया जाता है सवाल। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन हो गया जो आपका किडनी का हो गया, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो गया, तो न्यूरॉन हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल है नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, नाखून में केराटिन। अगला सवाल पूछा जा सकता है भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हो सकता है ये पूछ दे, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अग्रदूत कहे या तो आधुनिक भारत के निर्माता कहे, किसे कहा जाता है? आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 ईस्वी में, तो इन्हीं को कहा जाता है भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? अच्छा सवाल है, डिसलेक्सिया है जो आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अगला सवाल है आपका कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें, इससे सवाल पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो नष्ट होता है प्लीहा में होता है, ठीक है, ज़्यादा प्लीहा में होता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है आरबीसी का, ठीक है। कहीं कहीं पे यकृत देता है, लेकिन आपका स्प्लीन जो प्लीहा है यही होगा इसका राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में कहाँ नष्ट होती है? तो प्लीहा में होती है। अब पूछा जाएगा कि आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस का निर्माण कहाँ होता है? एक तो नष्ट हो गया पहला सवाल, दूसरा पूछा जा सकता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण आपका बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और देखिए पूछा जाता है कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कितना सवाल हो गया फ्रेंड्स, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आरबीसी का नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। इसका जीवन काल 120 दिन हो गया और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए उसी के साथ में फ्रेंड्स डब्ल्यूसी के पूछेगा आपका, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस के बारे में, तो इसका 3 से 4 दिन जीवन काल होता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सबसे पहले तो पूछा जाता है रक्त है क्या? तो रक्त एक उत्तक है। उत्तक को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ठीक है। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है, रक्त है जो। अगला सवाल है, अगला सवाल, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? 2 सवाल बन रहा है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जो एक हिंदू था जो इसको स्वीकार किया था, दीन ए इलाही को। चलिए अगला है कि अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? 2 सवाल बन रहा है। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां था, तो उसे कौन सा उपाधि दिया था? खान ए खाना की उपाधि दिया था अकबर ने बैरम खां को। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में शामिल किया था? अकबर ने बिहार को कब शामिल किया था? तो 1576 ईस्वी में बिहार में शामिल किया था। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? जब्ता प्रणाली, तो आपका अकबर के द्वारा ये जब्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो जब्ता प्रणाली के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, कोशिश करूंगा फ्रेंड्स 3 से 4 मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूं जितना हो सके। अगला है कि उस्ताद मंसूर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार किसके दरबार में रहता था? सबसे पहले 2 सवाल बन रहा है। उस्ताद मंसूर से जो क्या था, एक बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है, ये हो गया एक सवाल। और किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में रहते थे। यही कारण देखिए अगला सवाल है कि मुगल चित्रकला के शासक मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? यानी सबसे पराकाष्ठा पर की तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर जैसे एक बहुत बड़े चित्रकार रहते थे। तो याद रखिएगा, चित्रकला से पूछेगा तो जहांगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा आपको शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया गया था। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 सवाल बन रहा है, दोनों को ध्यान से सुने कि सिजदा एवं पैबोस रिवाज प्रथा का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था।
तो ये बलबन ने किया था, तो पूछा जा रहा है कि इसको शुरू तो किया था बलबन ने, इसको समाप्त किसने कर दिया था? तो शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था। बलबन शुरू किया था, शाहजहां इसको समाप्त कर दिया था, सिजदा एवं पैबोस रिवाज को। अगला सवाल पूछा जा सकता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो ताजमहल, बहुत अच्छे अच्छे इमारतें किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां का। यही जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकारी वाला कौन था फ्रेंड्स? जहांगीर, याद रखिएगा। तो याद रखिए शाहजहां। अगला सवाल पूछा जा सकता है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है, जिंदा पीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। और पूछा जाता है, घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियार को कहता है। ठीक है, अरे फर्रुखसियार को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। और जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आपका औरंगजेब को कहा जाता है। अगला है, एक शायद पूछा जाता है फ्रेंड्स कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो आप लोग हमें कमेंट करके जरा बताइएगा फ्रेंड्स, किनको किनको पता है रंगीला बादशाह किसे कहते हैं। यहाँ पर तो हम लोग दो बता दिया, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। और फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाने जाता है? हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पुरंदर की संधि कब तथा किसके बीच हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पुरंदर की संधि हुई थी, देखिए दो सवाल बन रहा है। सबसे पहले जाने कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच में? तो छत्रपति शिवाजी मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में, यानी छत्रपति शिवाजी और मुगल के सेनापति जयसिंह के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आपका ये पूछा था फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड में सवाल पूछा गया था। फॉरेस्ट गार्ड में पक्का ये सवाल पूछा गया था। ठीक फ्रेंड्स, कि दिल्ली के लाल किला में स्थित जो मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। जल्दी जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट शाहजहां मार दिए थे। दिल्ली में स्थित लाल किला के निर्माण रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के जो लाल किला उसका निर्माण, लेकिन उसके अंदर एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? 2 बार किसका हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? यानी भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे, जे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन है जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। फटाफट देख लें, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आपका प्लास्टिक मनी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की। याद रखिए 1 जुलाई 1955 में। दोनों इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था 1935 में, और एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में हुआ था। तो दोनों को याद रखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा? अच्छा सवाल है। तो निजी बैंक प्रथम इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, भारत का प्रथम निजी बैंक पूछा जाए तो कौन सा था? इलाहाबाद था। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में किस बैंक की अधिक शाखाएं हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार में किस बैंक की अधिक शाखाएं हैं? तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, यानी एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहली चलती फिरती एटीएम, जिसे क्या कहते हैं, मोबाइल एटीएम भी कह सकते हैं, सेवा की शुरू की है? गाड़ी पर एटीएम लगी रहती है फ्रेंड्स, वो चलता फिरता रहता है। तो ये आपका आईसीआईसी बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, मोबाइल एटीएम यानी चलती फिरती एटीएम, आईसीआईसी बैंक याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय मापक क्या है? तो क्या है उसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसे क्या कहते हैं? सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म याद रखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। हिंदी में क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सीपीआई का फुल फॉर्म भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो आपका सीपीआई है, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला सवाल को देखें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पूरा रट करके जाइएगा फ्रेंड्स, 4 से 5 प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। और मैं दिवस वाला इसमें कुछ डाला हूँ फ्रेंड्स, और जितना भी दिवस इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा, इसे आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस का है जो फ्रेंड्स क्षेत्र जो बहुत बड़ा है, इतना अथाह समंदर है फ्रेंड्स। तो आप लोग हर एंगल से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ लें, मेरे चैनल से पढ़ लें, किसी और चैनल से पढ़ें, बुक से पढ़ें, जैसे ही पढ़ें फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आजकल पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है,
इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज किया था। इसी के उपलक्ष्य में आपको 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता था, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस कहीं दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर दिवस कब मनाया, डॉक्टर दिवस कहे या चिकित्सा दिवस कहे, बात एक ही हुआ, ठीक है। डॉक्टर मतलब क्या होता है, चिकित्सक होता है ना। तो चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। या पूछ दे डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अब क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में फ्रेंड्स? तो डॉक्टर विद्यानंद चंद्र, ठीक है, विद्यानंद चंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के थे, कोलकाता के, ठीक है। उन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस या चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, याद रखिएगा। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो ये सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, तो सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा जा सकता है अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर किसे कहते हैं, इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करके बताया था पूरा फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अपसौर की स्थिति कब होती है? एक उपसौर होता है। तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। देखिए, जब है जो पृथ्वी है जो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ये स्थिति कब आती है? 4 जुलाई के। और उपसौर किसे कहते हैं? तो जो जब पृथ्वी है जो सूर्य के आपका नज़दीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। वो स्थिति कब आती है? तो 3 जनवरी को आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उपसौर अवसर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक शिक्षा दिवस है फ्रेंड्स, एक शिक्षक दिवस है, तो ध्यान से याद रखिएगा। तो भारत में जो शिक्षा दिवस है आपका, वो मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर मनाया जाता है फिर शिक्षा दिवस, इन्हीं के जयंती पर। तो याद रखिएगा 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष आपको शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और एक होता है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, लेकिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अभी मैंने जिक्र किया था पहले फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बनाया जाता है। बताया था मैं, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता था। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपका सुशासन दिवस रूप में मनाया जाने लगा है, ठीक है, याद रखिएगा 25 दिसंबर। अगला सवाल है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत है जो सबसे पहले इनको मिला था। अगला सवाल आपका है कि राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को गायन अवधि कितना फिक्स किया गया है? 65 सेकेंड, अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड। जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन कितना सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये सब प्रश्न, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स। क्या होता है, कभी कभी जो आसान प्रश्न है फ्रेंड्स उसका रिवीजन करके नहीं जाते तो वहाँ कंफ्यूजन होता है और वहाँ पर गलत करके आते हैं। तो आपको सब तरह का प्रश्न देखते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड, और राष्ट्रीय गान 52 सेकंड। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका भी कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 खिलाड़ी होता है। देखिए इसका ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर कन्फ्यूजन होता है तो बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी। आज से याद रखिएगा हमको टोकरी कितना खरीदना है? 5 टोकरी खरीदना है, बस जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। कोई भी पूछेगा बास्केटबॉल, क्या हाँ आपको माइंड में ये बात आ जाएगी, बास्केटबॉल अरे टोकरी हमको खरीदना है। कितना टोकरी खरीदना है? तो 5 टोकरी खरीदना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए कुछ ट्रिक बैठा ले। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 खिलाड़ी होता है प्रत्येक पक्ष में। एक और ट्रिक है फ्रेंड्स, पोलो में कितना होता है? पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है, याद रखिएगा। पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है। और बहुत सारा फ्रेंड्स याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लिए जिम्नास्टिक में कितना होता है? तो 8 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है। सिर्फ पोलो रहेगा फ्रेंड्स तो 4 प्लेयर हो जाएगा, लेकिन वाटर पोलो में कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15 होता है। और खो खो में कितना खिलाड़ी होता है? 9 होता है। इसका तो जबरदस्त ट्रिक है। खो खो 9, ठीक है फ्रेंड्स। खो खो 9 यानी खोखना मना है, खोखना 9, खो खो 9, इस तरह से बैठा लें। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1991 और 92 में किया गया था। इसके बारे में जान ले डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि शुरू में कितना थी? 7.5 लाख थी।
थी, अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 25 लाख। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है, कितना कर दिया अभी 25 लाख। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ होने की तिथि क्या है तो 1961 इसमें। इसमें पहले कितना दिया जाता था 5 लाख, अभी कितना कर दिया गया है तो 15 लाख। तो दिनों की क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 7.5 लाख से 25 लाख हो गया और इसमें 5 लाख से कितना हो गया अर्जुन पुरस्कार का 15 लाख हो गया। और दोनों का शुरुआत मेरे ख्याल सबको याद होगा 1961 और 1991-92। अगला सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। हॉकी के जादूगर सब समझते हैं, उसी उन्हीं के याद में आपको राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को। अगला सवाल है वेलोड्रम शब्द किस खेल से संबंधित है। अच्छा सवाल है, देखिए वेलोड्रम शब्द आपको साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से। वेलोड्रम शब्द साइकिल से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स क्या होता है मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम को क्या कहा जाता है आपका सुपर मॉम कहा जाता है। तो याद रखिएगा मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। तो सवाल नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। अगला सवाल आपका 71 नंबर है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। एक सवाल लगता है रिपीट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तो हीरालाल जे कानिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तो हीरालाल जे कानिया बने थे। अगला सवाल है कि सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। बिहार से संबंधित कुछ इसमें है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिएगा कि सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य अपना बिहार बन गया है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे तो अब्दुल गफूर थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल आपका है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा सवाल है, तो आपका 2007-8 में कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 2007 और 8 में। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। लगभग कितना 2.86% है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो लगभग आपका 2.25 कर सकते हैं, 2.86% है। याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है कि बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना किस राज्य से संबंधित है तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना आपका बिहार से संबंधित है। अगला सवाल है बिहार में किसान दिवस कब मनाया जाता है। दिवस वाला तो कंफर्म करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो बिहार में किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 17 अक्टूबर 1937। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया, सॉरी प्रश्न इस तरह से है फ्रेंड्स, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया तो कब मनाया गया था तो 17 अक्टूबर 1937 में किसान दिवस आपको मनाया गया था। अगला सवाल है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो 1863 ईस्वी में आपका पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 79 को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार के क्षेत्र में आने वाले प्रथम विदेशी कौन था। तो देखिए बिहार में के क्षेत्र में जो आने वाले सबसे प्रथम विदेशी था वो पुर्तगाली लोग था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, पुर्तगाली आया था। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था तो प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था तो रॉल्फ फिच। ठीक है फ्रेंड्स, रॉल्फ फिच था जो प्रथम अंग्रेजी यात्री था बिहार आने वाला। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी तो किसने की थी तो मीर कासिम ने ऐसा किया था। किसने? मीर कासिम ने। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था। इसका उत्तराधिकारी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का तो बिंदुसार था। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 83 को देखें कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आपका अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम किसके साल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय किसके? तो कालाशोक। तृतीय अशोक। और चौथा हुआ था आपका किसके? कनिष्क के शासनकाल में। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था तो 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। अगला सवाल आपका है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है तो बरौनी में स्थित है। अगला सवाल आपका है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था तो रूस के सहयोग से बना था। इसके अलावा पूछा जाता है भिलाई बोकारो स्टील प्लांट किसके सहायता से बना था तो रूस के। और दुर्गापुर किसके सहायता से बना था? ब्रिटेन के। राउरकेला है जो किसके सहायता से बना था? जर्मनी का। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है तो आपका मुंगेर में स्थित है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है।
अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो आपका रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आपका बेगूसराय में आपका कांवर झील है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। अगला सवाल है, सिख के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब? 1666 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। उनका माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो नाम था गुजरी देवी था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो आपका गुरु गोविंद सिंह किए थे, जो सिख के 10वें गुरु थे। सवाल नंबर 93, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। अगला सवाल को देखें, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो समस्तीपुर पूसा का जो विश्वविद्यालय है बिहार में सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। अगला सवाल को देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। सवाल पूछा जाए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस जिला में है? तो आपका शिवहर में हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? तो कैमूर जिला में सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ है? शिवहर में है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, हो गया फ्रेंड्स आपका। अगला है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के जमुई जिला में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है। अगला सवाल आपका है कि बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो आपका नवादा जिले में ककोला जलप्रपात है। अगला सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला मास्टर वीडियो था फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक एग्जाम टाइप का था फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जो नया चैनल बनाए हैं आपका करंट अफेयर्स के लिए, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर के जरूर देखें करंट अफेयर्स। उसके बाद में फ्रेंड्स वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एक वीडियो में कोशिश करूंगा मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का भी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कम से कम 100 प्रश्न होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।